नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में शामिल टॉपिक नंबर 3 प्रकाश, जिसमें समतल सतह एवं गोलीय सतह से परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में सिलेबस में शामिल किया गया है। चूँकि प्रकाश एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे हम 2 भाग में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम समतल सतह से प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश एक ऊर्जा है और इससे ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसके संबंध में दूसरी बात क्या है, तो प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है, यानी प्रकाश एक कण भी है और एक तरंग भी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश की तीसरी विशेषता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में चलती है, जिसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। और जब ये प्रकाश की किरण बहुत मात्रा में होती है तो उसे हम प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखते हैं कि प्रकाश जो है सभी माध्यमों में चल सकता है, यानी ये ठोस, द्रव, गैस में तो चल ही सकता है, साथ ही ये निर्वात में भी चल सकता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने ध्वनि वाले में पढ़ा था कि ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस में ही चल सकता है, निर्वात में वो गमन नहीं करती है। लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं है, प्रकाश सभी माध्यमों में गमन करता है और सबसे अधिक तो ये निर्वात में ही गमन करती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं, प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, यानी ठोस, द्रव और गैस, ये जो माध्यम है निर्वात, इस पर प्रकाश की चाल निर्भर करती है और सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में ही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी ये होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो प्रकाश की गति निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और यही प्रकाश की सबसे अधिक गति होती है, यानी निर्वात में ही प्रकाश जो है सबसे अधिक चल सकती है। तो यहाँ पर दिया भी है कि निर्वात में चाल इसकी सर्वाधिक होती है। अब हम जानते हैं कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य ही है, सन ही है। अगला हम देखते हैं, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगाती है और इस 8 मिनट 19 सेकंड को हम सेकंड में बांटें तो ये 499 सेकंड होता है। तो ये तो हो गई सूर्य प्रकाश के बारे में। अब हम चूँकि प्रकाश के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो चंद्रमा का भी देख लेते हैं। चंद्रमा का यहाँ पे दिया है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लेता है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रकाश के हम कुछ प्रमुख सिद्धांत पढ़ लेते हैं, परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता रहा है। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत ये दिया है न्यूटन ने। उसके बाद है प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत, ये आइंस्टीन ने दिया। तरंग सिद्धांत दिया हाइजेन ने। व्यतिकरण का सिद्धांत दिया थॉमस यंग ने। विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत, यानी प्रकाश के विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। और प्रकाश में क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया है मैक्स प्लांक ने। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। और ये सभी सिद्धांत जो है प्रकाश से संबंधित है। अगला हम देखते हैं, जो हमारे सिलेबस में विशेष रूप से पूछा गया है वो है प्रकाश का
परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से, जैसे दर्पण का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिधर से प्रकाश की किरण आई रहती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, सभी को ये पता ही होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जिधर से आती है प्रकाश की किरणें, अगर सतह से टकरा के उधर ही वापस हो जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे परावर्तन कहते हैं। तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, इस तरह का बहुत इजी आपसे ये पूछा जा सकता है कि परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि आप जिस किताब का जिक्र किया गया है सिलेबस में 9वीं एवं 10वीं स्तर का पूछा जाएगा। तो ये जो मैंने नोट्स बना के आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये सीजी छत्तीसगढ़ बोर्ड के 9वीं और 10वीं की किताब, साथ ही मेरे अपने जो नोट्स हैं जो मैं बनाया था पीएससी की तैयारी के दौरान, तो उन तीनों को मिला के, और कहीं कहीं पर मैंने एनसीईआरटी के 9th और 10th का भी सहारा लिया है, तो उससे बनाया गया है। तो इससे बाहर मेरे ख्याल से कहीं जाना नहीं चाहिए। तो परावर्तन के नियम हम देख लेते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, यहाँ पर आपतित 2 बार छप गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया, यानी आपतित किरण ऐसे, परावर्तित किरण ऐसे, और इनके बीच में अभिलंब, ये तीनों ये वाले एक तल में होते हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये वाला हो गया आपतन कोण और ये वाला परावर्तन कोण हो गया। तो ये दोनों जो है हमेशा समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 2 परावर्तन के नियम हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से परावर्तन के नियम हैं। अब हम देखते हैं समतल दर्पण पर परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो कांच की एक सतह है, उस पर सिल्वर या पारा की कोटिंग की जाती है, यानी पॉलिश की जाती है। तो उसका एक जो सतह है वो चमकदार दिखाई देता है, उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है, सिल्वर या पारा की कोटिंग की जाती है, यानी पॉलिश की जाती है ना। प्रश्न में ये पूछा जा सकता है क्यों की जाती है, क्योंकि ये सिल्वर या पारा जो है ये प्रकाश के सबसे अच्छे परावर्तक होते हैं। इसीलिए आपका जो आईना होता है, समतल दर्पण होता है, उसके पीछे में देखिएगा जो पॉलिश रहती है वो सिल्वर की रहती है या पारा की रहती है। तो किसकी की जाती है ये भी पूछा जा सकता है, और क्यों की जाती है ये भी पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो आभासी बनता है। आभासी बनता है का क्या तात्पर्य है कि उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि आपका जो आईना होता है जिसके सामने आप खड़े होकर तैयार होते हैं, तो उसको हम किसी पर्दे पर उतार नहीं सकते। जैसे ही हम वहाँ से दर्पण के सामने से हट जाएंगे, तो वो जो आईने में दिखता रहता है हमारा चित्र, वो भी गायब हो जाता है। ठीक है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। लेकिन जैसे आपका मोबाइल का कैमरा हो गया, कैमरे में अगर आपने एक बार आपका फ़ोटो खींच दिया है ना, तो उसको जब तक डिलीट नहीं करेंगे वो हटेगा नहीं वहाँ से, है ना। भले ही आप कैमरे के सामने से हट जाइए, अपने मोबाइल के सामने से, लेकिन पिक्चर आपने क्लिक किया है तो आपके मोबाइल में सेव है, उसको आप कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि वो वास्तविक प्रतिबिंब है, उसको फिल्म पर उतार सकते हैं। लेकिन जो दर्पण का प्रतिबिंब है वो आभासी है, जब तक हम उसके सामने रहते हैं तब तक वो रहता है, और जब हम वहाँ से हट जाते हैं तो वो वहाँ से वो भी गायब हो जाता है। तो इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब के संबंध में आपको सबसे पहले याद रखना है कि उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, वो आभासी बनता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब रहता है वो सीधा बनता है ना। आप जैसे उसके सामने खड़े रहेंगे तो आप जैसे हैं वैसे ही वो सीधा बनेगा। तो पहली बात कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बनता है, दूसरा सीधा बनता है, तीसरा कितना बड़ा बनता है, तो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी जितने बड़े आप हैं उतने ही बड़े समतल दर्पण पर आपका चित्र भी, प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। अगली बात, चौथी बात है कितनी दूरी पर बनेगा।
तो दर्पण के पीछे बनता है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है और कितनी दूरी पर बनता है, तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी आप दर्पण से जितनी दूरी पर हैं उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व उल्टा बनता है ना, यानी लेटरल इन्वर्जन बनता है। जैसे कि आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपका जो राइट हैंड है दर्पण में वो आपका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, इसे कहते हैं पार्श्व उल्टा। तो ये इतना याद रखेंगे। अगली एक और बात याद रखेंगे समतल दर्पण के प्रतिबिंब के संबंध में, कि अगर एक समतल दर्पण है तो एक ही प्रतिबिंब बनेगा, ये आप ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं समतल दर्पण के उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। तो समतल दर्पण के उदाहरण, पहला है कि सामान्य दर्पण यानी हमारा आईना। दूसरा है समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप के रूप में करते हैं, यानी पनडुब्बी या टैंकों के द्वारा हमारे सैनिकों के द्वारा जो बाहर बंकर वगैरह रहता है उसमें देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये पेरिस्कोप में ये आप ध्यान में रखिए कितने अंश के कोण पर दर्पण को लगाया जाता है, तो याद रखिए 45 अंश के कोण पर दर्पण को लगाया जाता है। अगला है समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपदर्शी के रूप में किया जाता है, यानी बहुत सारे इसमें चित्र दिखाई देगा, आपका जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देगा। तो इसमें 3 दर्पण का उपयोग होता है। पूछा जा सकता है कि कैलियोडोस्कोप यानी बहुरूपदर्शी में कितने दर्पण का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है कि 3 दर्पण का प्रयोग होता है। और इन 3 दर्पणों में जो 2 दर्पण होते हैं प्रत्येक, है ना, जैसे एक दर्पण यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिए, एक बीच में लगा दिए, ठीक है। तो 2 दर्पणों के बीच यानी इसके बीच और इसके बीच 60-60 अंश का गैप रहेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला अब हम एक देखते हैं समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर प्रभाव, यानी समतल दर्पण, जैसे दर्पण यहाँ पर ये लगा है दर्पण, है ना, दर्पण का चित्र ऐसे ही बनता है। इसमें जो ये लाइन है ये क्या है, ये पालिश वाला सतह है, और इधर जो चिकना सतह है ये उसका परावर्तक सतह है। तो इसको अगर हम घुमा दें, मान लो दर्पण को ऐसे घुमा देते हैं, है ना, तो परावर्तित किरण पर ये जो परावर्तित किरण है इधर से ऐसे लौट जा रही है इधर से आके, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, यानी थीटा में आप जो भी मान रख लीजिए, है ना, 10 अंश, 20 अंश, 50 अंश, जो भी, तो जितने अंश से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण जो है उसका दुगना कोण से अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है, यानी घूम जाता है। तो थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो उसके डबल कोण यानी 2 थीटा कोण से वो विचलित हो जाता है, घूम जाता है। उदाहरण के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं, यदि दर्पण 10 डिग्री घूमता है ना, तो परावर्तित किरण 20 डिग्री विचलित हो जाती है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, यदि 30 डिग्री घूमता है दर्पण को 30 डिग्री घुमाते हैं तो उसका परावर्तित किरण जो है वो 60 डिग्री विचलित होगी, यानी 60 डिग्री वो दूर हो जाएगी, घूम जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखना, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला हम देखते हैं समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब, यानी बिल्कुल बिंदु के आकार का कोई प्रतिबिंब है, कोई बिंदु है, तो समतल दर्पण पर उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है ना। तो ये भी समतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन के नियम के अनुसार ही बनता है, ठीक है। तो ऊपर में हमने पढ़ा समतल दर्पण पर कैसा बनता है, तो यहाँ पर भी वही सेम बनेगा, है ना, कुछ थोड़ा मोड़ा अंतर रहेगा। जैसे कि हमने पढ़ा कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो अगर बिंदु के आकार का कोई चीज़ है यानी बिंदु है तो उसका प्रतिबिंब भी आभासी ही बनेगा, ठीक है। दूसरा है उसका आकार कैसा बनेगा, तो उसमें हमने पढ़ा कि वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अभी समतल दर्पण के बारे में जस्ट हमने पढ़ा कि उसमें जो सामने वस्तु है उसका प्रतिबिंब उसके बराबर बनता है। तो यहाँ पर बिंदु है तो बिंदु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बिंदु ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि बिंदु का तो कोई आकार ही नहीं है ना। तो
फिर उसके आकार का सवाल ही नहीं उठता है। तीसरा है उसका अभिविन्यास, ठीक है। तो चूंकि वस्तु एक बिंदु है इसलिए सीधा या उल्टा का भी यहाँ पर सवाल नहीं बनेगा, है ना। समतल दर्पण पर हमने पढ़ा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिंदु वस्तु है, यानी कोई एक डॉट है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसको सीधा उल्टा जैसे भी कर लो, है ना, उसका सवाल ही नहीं उठता। तो अभिविन्यास में वो एक बिंदु ही होगा। दूरी कितनी होगी, तो दूरी सेम होगी, जैसे पहले हमने पढ़ा कि वस्तु के जितनी दूरी होगी, तो यहाँ पर भी बिंदु जितनी दूरी पर है दर्पण पर प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगी। और चूंकि ये समतल दर्पण है तो दर्पण के पीछे ही बनेगी। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं समतल, ये तो बिंदु आकार का देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण से विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए विस्तारित वस्तु क्या होती है ना। तो विस्तारित वस्तु यानी जिसकी कोई आकार हो बिंदु को छोड़ के, ठीक है, बिंदु को छोड़ के बाकी उससे जो बड़ी चीज़ है कोई भी, वो विस्तारित वस्तु है। वो आपका कॉपी हो सकता है, पेन हो सकता है, आप स्वयं मनुष्य हो सकते हैं, है ना, जानवर हो सकता है, ये सभी क्या है, विस्तारित वस्तु है। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने कैसे बनेगा। तो विस्तारित वस्तु से तात्पर्य क्या है, जो एक बिंदु नहीं है बल्कि आकार वाली हो, जैसे एक व्यक्ति, पेंसिल या कोई चित्र। समतल दर्पण पर ऐसी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के नियम के अनुसार ही बनेगा। तो समतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन के नियम के अनुसार ही बनता है। और परावर्तन का नियम हमने अभी अभी पढ़ लिया। तो आगे हम देखते हैं कि विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आभासी ही बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण में आभासी ही बनता है। सीधा बनेगा क्योंकि वो एक कोई वस्तु है ना, और समतल दर्पण पर सीधा ही बनता है तो आभासी बनेगा। सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, यानी अगर कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर का है की है तो दर्पण पर उसका चित्र भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर कोई मनुष्य 5 फीट का है तो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब है उसका आकार भी 5 फीट का ही होगा। प्रतिबिंब वस्तु के जितनी ही दूरी पर बनेगा, है ना। जितनी दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है दर्पण के सामने उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। कहाँ पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। पार्श्व उलट, इसका जो विस्तारित वस्तु है उसका भी पार्श्व उलट हो जाएगा, यानी दायां भाग बायां दिखेगा और बायां भाग दायां दिखेगा। तो समतल दर्पण पर विस्तारित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण पर सामान्य जो प्रतिबिंब बनता है सेम वही बनता है। अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण पर पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का साइज कितना होना चाहिए, कितनी बड़ी दर्पण होनी चाहिए जिससे कि कोई वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई दे। तो जितनी बड़ी वस्तु होगी, यानी जितनी बड़ी दर्पण के सामने वस्तु है उससे आधा दर्पण होना चाहिए, ठीक है। यानी जो वस्तु है उसका आधा होना चाहिए दर्पण को। जैसे कि हम मान लेते हैं दर्पण के एक समतल दर्पण है यहाँ पर, इसके सामने एक व्यक्ति है और इसकी ऊंचाई जो है 6 फीट है, ठीक है। तो ये दर्पण कितनी बड़ी होनी चाहिए इसकी पूरी आकार को दिखाने के लिए, तो ये दर्पण जो है 3 फीट का होना चाहिए, यानी उसका आधा। तो अगर आधा है तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब दिख सकता है ना। तो इस तरह से प्रश्न ऐसे ही बना देंगे कि मान लो कोई व्यक्ति है और उसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार कितना होना चाहिए। तो आप 160 का आधा कर लीजिए, यानी 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद अगला हम देखते हैं कि समतल दर्पण पर दूरी बढ़ने के साथ प्रतिबिंब छोटी होती जाती है। जैसे कि आप दर्पण के सामने खड़े हैं, है ना, और जैसे जैसे दर्पण से आप दूर हटते जाएंगे तो आप छोटे दिखते जाएंगे। अब अगला हम देखते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब यानी
जब दो या दो से अधिक दर्पणों को एक निश्चित कोण पर रखते हैं तो बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक दर्पण पर एक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब दो दर्पण या दो से अधिक दर्पणों को एक विशेष कोण पर हम रखते हैं तो उसके बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से अगर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है इस बहुप्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब की संख्या। यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रश्न आएगा कि दो दर्पण है, उनको 90 अंश के कोण पर रखा गया है, तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इस तरह का प्रश्न आएगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है प्रतिबिंब की संख्या 360/थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह में जितने अंश प्रश्न में पूछा रहेगा उसको आपको रख देना है। ठीक है, तो ये उदाहरण यहाँ पे आप देखिए कि मान लो प्रश्न में पूछा है कि थीटा बराबर 90 अंश है, 90 अंश के कोण पर दो दर्पणों को रखा गया है, तो कितने प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, 360 को 90 से भाग दे देना है। तो 360 को 90 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4, है ना। 0 से 0 कट गया और 9 चौक 36, तो 4 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। अब यहीं पर आपका खेल है। ठीक है, तो 360/90 किया हमने, तो यहाँ पर आ गया 4। अब क्या देखना है कि ये 4 जो है सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, तो 4 अगर सम संख्या यानी थीटा का मान अगर 4 आया है और 4 अगर सम संख्या है तो आपको क्या करना है, उसमें 1 घटा देना है। तो 4 में 1 घटा दिए तो हमारा उत्तर आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये इतना करना है आपको। यहीं पर आपको देखना है कि थीटा का मान अगर सम संख्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे 4 आया तो उसमें हमको 1 घटा देना है, तो 3 हमारा उत्तर हो गया। तो 90 अंश के कोण पर दो दर्पण रखे हुए हैं तो 3 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब अगर ये देख आ जाए कि अगर कोई कोण दिया है जैसे कि 40 अंश के कोण पर दो दर्पण रखे हुए हैं तो उससे कितना प्रतिबिंब बनेगा, अगर ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो 360 को कितने से भाग दे देना है, 40 से भाग देना है। 360 थीटा की जगह में 40 रख देना है, तो उत्तर कितना आ गया, 9। ठीक है, तो अब थीटा का मान कितना आ गया, 9 आ गया यहाँ पे। लेकिन ये क्या है, 9 विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने पर हमको कुछ नहीं करना है, ये विषम संख्या ही उत्तर है। ठीक है, तो सम संख्या अगर आए थीटा का मान तो 1 घटा देना है, तो जितना आएगा वो उत्तर है। जैसे 4 आया, 1 घटाइए 3 इसका उत्तर। लेकिन विषम आ गया, ठीक है, 9 आ गया तो कुछ नहीं करना है, ये 9 ही उत्तर है। तो कुल मिला के प्रतिबिंब हमेशा विषम संख्या ही बनेगा। ठीक है, तो सम आए तो 1 घटा के उसको विषम कर देना है, और विषम आए थीटा का मान तो कुछ नहीं करना, विषम को विषम ही रखना है, वही उसका उत्तर है। ये तीसरा कंडीशन एक और है, ये तो विषम आ गया वो है। ठीक है, अब थीटा का मान विषम हो, ठीक, और सम द्विभाजक हो तो भी आपको 1 घटा देना है ना। प्रश्न पर ऐसे प्रश्न आएगा, इसका प्रश्न जैसे मैं बता रहा हूँ, यदि 40 अंश के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 अंश पर कोई वस्तु रखी है ना। तो इस उदाहरण में, इसके पहले वाले में हमने क्या देखा, यहाँ पर ये देखिए, ये भी 40 अंश के कोण पर रखा हुआ है और ये भी 40 अंश के कोण पर रखा हुआ है ना। यहाँ पर भी दो दर्पण है, इसमें पूछा है 40 अंश के कोण पर रखा हुआ है दो दर्पण को, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो उत्तर आया 9 प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे पूछा है कि 40 अंश के कोण पर झुके हैं दो समतल दर्पण, लेकिन जो वस्तु है उसको कहाँ पे रखा है, तो उनके बीच में 20 अंश पर रखा हुआ है ना। पहले वाले में कितने पर रखा है उसका जिक्र नहीं है, यहाँ पर 20 अंश पर रखा हुआ है, यानी 20 अंश यानी सम द्विभाजक। 40 का आधा कितना होगा, 20,
तो ये समद्विभाजक हो गया, है ना। 40 को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिए तो 20 आ गया, तो समद्विभाजक। तो 40 अंश के कोण पर 2 दर्पण को लगाया गया है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर 20 अंश पर एक वस्तु को रखी गई है। तो अब इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 360 को 40 से डिवाइड करना है, आपको उत्तर आ जाएगा 9, और 9 में 1 घटा देना है तो उत्तर आ जाएगा 8, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। एक बार और इसका समराइज़ कर देता हूँ। जो भी अंश दिया रहे आपके प्रश्न में उसको 360 से भाग दे देना है सबसे पहले तो, और इसका जो भी मान आए 4, 6, 8 जो भी मान आए, ये सम संख्या हो तो 1 घटा देना है। अगर ये विषम संख्या हो, सीधा 5 आ जाए, तो कुछ नहीं करना, यही उत्तर है। अगर कंडीशन इस तरह का रहे, 2 अंश दिया रहे कि इतने के कोण पर झुका हुआ है और वस्तु जो है एक विशेष कोण इस पर रखा हुआ है ना, तो आपको देख लेना है कि वो समद्विभाजक है कि नहीं। अगर जो कोण का आधा है, जैसे 40 का आधा 20 है ना, इसका मतलब समद्विभाजक है, तो आपको 1 घटा देना है उस पर। तो ये आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित हम कुछ और बात देख लेते हैं, बहुप्रतिबिंब से संबंधित। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा विषम बनता है ना, इसीलिए सम आता है तो हम उसमें 1 घटा के उसको विषम बना देते हैं। दूसरा, ये तो सम और विषम वाला हो गया, सम आ जाए तो 1 घटा देना है, विषम आ जाए तो वही उसका उत्तर होता है। लेकिन यदि थीटा का मान लो भिन्न के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में यानी 1/2, है ना, भिन्न के रूप में, भिन्न समझते हैं ना, जैसे 1/2 हो गया, 14/15 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले दशमलव में इसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो भिन्न के रूप में आए या दशमलव के रूप में आए तो हमको क्या करना है, उसमें जो पूर्णांक होगा उसमें से 1 घटा देना है, ठीक है। तो सम आए तो 1 घटाना है, विषम आए तो कुछ नहीं घटाना है। यदि भिन्न के रूप में आ रहा है यानी दशमलव के रूप में आ रहा है तो उसके जो पूर्णांक है, जैसे यहाँ पर थीटा का मान 50 अंश दिया है, तो 360 को हमने 50 से भाग दिया तो आ गया 7.2। तो 7.2 एक पूर्णांक नहीं है, हमको पूर्णांक लाना है, ठीक है। तो इसके हम 7 को लेंगे, और 7 क्या है, विषम संख्या है, तो उसमें से 1 घटा देंगे, है ना। यानी यहाँ पर कुछ भी आए तो 1 घटा देना है। तो ये आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और बता देता हूँ इसको। यदि सम संख्या आए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, सम संख्या आए तो 1 घटाना है, विषम आए तो कुछ नहीं करना है। अगर भिन्न के रूप में आ जाए तो आपको क्या करना है, जो पूर्ण संख्या है उसको लेना है और उसमें से 1 घटा देना है, तो दर्पण की संख्या आ जाएगी। अगला हम देखते हैं, यदि थीटा का मान 0 हो, मान लो पूछ दिया कि 0 अंश पे रखा गया है 2 दर्पण को, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो 0 अंश का क्या मतलब है कि दोनों दर्पण को समानांतर रखा गया है, ठीक है। 0 अंश मतलब ये एक दर्पण यहाँ रख दिया, ये एक दर्पण यहाँ रख दिया, दोनों एक दूसरे के बराबर में रख दिए, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, जो प्रतिबिंब है वो अनंत बनेगा, ठीक है। इतना प्रतिबिंब बनेगा, गिन नहीं सकते, अनंत बनेगा। तो ये विशेष आप एक बात ध्यान में रखिए कि 0 हो थीटा का मान तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और यदि थीटा का मान 180 हो, 180 अंश के कोण पर 2 प्रतिबिंब को रखा गया है, तो केवल 1 प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लो ये एक दर्पण है, यहाँ रख दिया, और 180 अंश मतलब क्या, एक सीधी रेखा, इसी पर एक और दर्पण रख दिया और यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया, है ना, तो एक ही प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक दर्पण का कार्य करेगा,
ठीक है। तो 180 अंश पर हो तो केवल एक प्रतिबिंब बनेगा, 0 अंश पर हो तो अनंत बनेगा, और बाकी जो मान दिया रहेगा उसको आपको सम, विषम और दशमलव के हिसाब से निकाल लेना है। तो ये सारे कंडीशन मैं आपको बता दिया। अब अगला हम देखते हैं समतल सतह से अपवर्तन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम जैसे हवा से दूसरे माध्यम कांच पर जाती है या पानी पर जाती है, तो उसकी दिशा और गति बदल जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई या विरल से सघन में गई, तो उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इससे क्या होता है, उसकी दिशा और गति बदल जाती है। जैसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रकाश किरण मान लो सघन से विरल में गई, तो वह क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर हवा है, तो हवा विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से प्रकाश यहाँ पर आई, और ये नीचे जो है पानी है, तो पानी सघन माध्यम है। सघन और विरल समझ गए होंगे। जैसे हवा में आप तेज़ दौड़ सकते हैं क्योंकि वो विरल है ना, और पानी में आप नहीं दौड़ सकते क्योंकि वो सघन है। तो विरल से जब सघन में आएगी तो क्या होगा, ये यहाँ पर ये सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये ऐसे, ये इधर अभिलंब की ओर झुक जाएगी क्योंकि ये जो बीच में है वो अभिलंब है। अगर ये चित्र यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप 9वीं 10वीं की जो किताब है उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर जाएगी। अब हम देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के बटे को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक कम होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य का संबंध यहाँ पर बता देता हूँ। ये अपवर्तनांक हो गया, ये तरंग दैर्ध्य हो गया, ठीक है। तो जो लाल रंग है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लेकिन इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसीलिए इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसे लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश को हम काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। इसीलिए जो लाइट वगैरह रहता है वो लाल रंग से बनाया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल वगैरह का, रेलवे का जो लाइट रहता है वो लाल रंग से बनाया जाता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका तरंग दैर्ध्य सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। तो सबसे कम दूरी तक किसको देख सकते हैं हम, बैगनी को, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये आप ध्यान में रखना है। अगला हम देखते हैं कि ताप का प्रभाव क्या होता है अपवर्तनांक पर। तो ताप का प्रभाव अब बढ़ने से अपवर्तनांक घटता है, यानी प्रकाश का ताप अगर बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक घटेगा। तो ये भी क्या है, उसके व्युत्क्रम है, ठीक है। तो अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम है और ताप भी इसके व्युत्क्रम है। तो ये आप ध्यान में रखिए। अब हम देखते हैं कि समतल सतह से अपवर्तन के उदाहरण। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, उदाहरण है ना, प्रश्न यहीं से पूछता है। तो हम देख लेते हैं इसको। पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है ये प्रश्न पूछेगा, है ना, किसके कारण दिखाई देती है। तो आपको लगाना है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। कांच के स्लैब के नीचे रखे सिक्के
ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखता है? अपवर्तन के कारण। तालाब में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, अपवर्तन के कारण। स्विमिंग पूल की गहराई कम दिखना, यानी स्विमिंग पूल कम गहरा दिखता है तो अपवर्तन के कारण है। पानी के गिलास में पेंसिल टूटा हुआ दिखता है या कोई छड़ मुड़ी हुई दिखती है, क्यों दिखती है? अपवर्तन के कारण। एक्वेरियम में मछली अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर उठी हुई या पास में दिखती है तो वो भी अपवर्तन के कारण दिखता है। अगला है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, यानी सुबह सुबह जब सूर्य निकला भी नहीं रहता है तो भी हमको लाल लाल प्रकाश दिखता है, और सूर्य जब डूब जाता है शाम को उसके बाद भी कुछ देर तक लाल जो प्रकाश दिखते रहता है तो वो किसके कारण होता है? तो वो अपवर्तन के कारण होता है। तो ये इतने उदाहरण आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, कोई न कोई एक पूछा जा सकता है। अब अगला हम देखते हैं अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। तो अभी अभी हमने क्या देखा यहाँ पर? अपवर्तनांक और ये अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य का संबंध देखें, और अपवर्तनांक और ताप का संबंध देखें। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होती है, यानी जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, यानी ये भी उसका व्युत्क्रम होगा। तो अपवर्तनांक प्रकाश की चाल का व्युत्क्रम होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हीरा है, ठीक है, ये जो यहाँ पर मैं पिक्चर लगाया हूँ ये आपके 9वीं 10वीं के बुक का है ना। तो जब सिलेबस वहाँ से उठाया गया है तो हो सकता है प्रश्न इसी में से पूछ दें कि आपको इनमें से, है ना, कोई भी 4 दे दिया रहेगा पदार्थ, और पूछ लेंगे कि इसको अपवर्तनांक के हिसाब से बढ़ते क्रम में लगाइए या प्रकाश की चाल के हिसाब से इसको बढ़ते क्रम में लगाइए, ऐसा पूछा जा सकता है ना। तो ये आपके बुक में इतना दिया है, तो इतने चीज़ का आपको अपवर्तनांक याद रहना चाहिए और उसकी चाल याद रखनी चाहिए, है ना। तो चाल के ये जो अंक है, डाटा है, इसको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। किसका अधिक होगा किसका कम होगा ऐसा पूछ देगा, है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ में क्या होता है? प्रकाश की चाल कम होती है। जैसे देखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42 है, यानी यहाँ जितने पदार्थ हैं उन सब से क्या है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या है? सबसे कम है, 1.24 है ना। ये 1.64 है फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक, लेकिन इसकी चाल देखिए कितनी है, 1.83 हो गई, है ना। तो अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो इतने को आपको याद रखना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, फ्लिंट कांच का 1.64 होता है, क्राउन कांच का 1.52 होता है, साधारण कांच का 1.50 होता है। पानी का आपको याद रख लेना अपवर्तनांक है ना, पानी और हीरा का बिल्कुल याद रख लेना है। पानी का होता है 1.33, बर्फ़ का होता है 1.31। तो अगर आपको प्रश्न में अपवर्तनांक दे दिया रहे और पूछा जाए कि इन चारों में से प्रकाश की चाल किसकी अधिक होगी, तो आप निकाल सकते हैं कि अपवर्तनांक बिल्कुल उल्टा होता है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसकी चाल सबसे कम होगी, और जिसकी अपवर्तनांक सबसे कम होगी उसकी चाल सबसे अधिक होगी। तो इतना आप बिल्कुल याद रखिए। अगला है स्नेल का नियम क्या है ना। तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के प्रतिबिंबन से, अपवर्तन से, ऐसा है ना। तो याद रखिए कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? अपवर्तन से संबंधित है, जो बताता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और गति में परिवर्तन हो जाता है। जो अभी हमने पढ़ा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, विरल से सघन में जाता है ना। तो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये स्नेल के नियम से निकाला गया है, तो ये आप याद रखिए, है ना। इसमें सीधा सा प्रश्न आएगा
कि स्नेल का नियम एक तो किससे संबंधित है, तो अपवर्तन से, दूसरा स्नेल का नियम क्या है, तो ये आप याद रखिए। अब हम देखते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है कि यदि प्रकाश की किरण अपने पथ को उलट दे, यानी परावर्तित या अपवर्तित किरण की दिशा को उलटकर मूल दिशा में भेजा जाए, तो वह अपने मूल पथ पर वापस लौटेगी। और इसी सिद्धांत को परावर्तन और अपवर्तन दोनों के लिए ये लागू होता है। प्रकाश का किरणों के व्यवहार की समरूपता को दर्शाता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है वो आप यहाँ से याद कर लीजिए। और दूसरा यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश की किरणों के व्यवहार की समरूपता को दर्शाता है ना। तो पूछा जाएगा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या दर्शाता है, तो प्रकाश के किरणों के व्यवहार की समरूपता को दर्शाता है। अगला हम देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण ये सघन माध्यम से विरल में आई मान लो, ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं। ये यहाँ पे इधर सघन माध्यम है ऊपर और नीचे विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी ऐसे, ठीक है, तो जो अपवर्तन कोण है उसका मान कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। इधर से आई तो ये ऐसे करके हो गया, तो यहाँ पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। इसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। इसमें प्रश्न पूछेगा क्रांतिक कोण क्या है ना। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन में देखना है कि जब अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए और जो प्रकाश है वो सघन से विरल में जाना चाहिए। तो अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है तो यही क्रांतिक कोण है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछेगा कि क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, तो सीधा सीधा सा 90 अंश। और यही इसके सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि क्रांतिक कोण का मान ही पूछा जाता है तो 90 अंश होता है। अब क्रांतिक कोण से ही संबंधित होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, यानी क्रांतिक कोण 90 अंश से होता है। तो 90 अंश जब अधिक हो जाए तो इस स्थिति में प्रकाश अपवर्तित नहीं होता बल्कि पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो प्रकाश जो है पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके कंडीशन भी है कुछ। ठीक है, तो इसके कंडीशन क्या है कि प्रकाश हमेशा सघन से विरल में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए, सघन से विरल में। ये कंडीशन पूछा जा सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, तो सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, यानी 90 से अधिक होना चाहिए आपतन कोण, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण देकर पूछा जा सकता है कि जैसे हीरे का चमकना, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, साफ साफ दिखेगा। ठीक है, हीरे का चमकना ये किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में मरीचिका दिखना, मृग मरीचिका बोलते हैं, है ना, यानी पानी जैसे दिखता है लेकिन जैसे पास में जाएंगे तो पानी नहीं होता है। वो गर्मी के कारण ऐसा दिखता है क्योंकि प्रकाश जो है पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है। ठंड में लूमिंग, ठंड में लूमिंग का मतलब है कि ठंड में जो साल वगैरह में चिंगारी उठती है वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। कांच का चटका हुआ, कहीं पर देखना खिड़की का कांच या मोबाइल का कांच चटका हुआ रहता है तो एक निश्चित ऐसे कोण से देखने पर वो कांच जो है चमकदार दिखाई देता है। तो क्यों दिखता है चमकदार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये पूछा जा सकता है। तो
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परख नली चमकीला दिखता है पानी में, ठीक है। जो परख नली है वो पानी में चमकीला दिखता है, तो किसके कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। पानी में हवा के बुलबुले चमकने लगते हैं, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। कालिक पोता हुआ गोला चमकता है, यानी पूरी तरह से किसी गोले को काले रंग से पोत दिया जाया रहता है तो वो भी चमकने लगता है। तो क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग, है ना, ये पूछा जाता है। तो विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तार वगैरह जो होता है हमारे, ये जो जियो वगैरह का वाईफाई होता है उसके जो तार होते हैं वो क्या है? ऑप्टिकल फाइबर के होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदल देता है। और इसके क्या उपयोग हैं? तो शरीर के अंदर लेज़र भेजने के लिए, है ना, लेज़र किरणें ऑप्टिकल फाइबर से ही भेजी जाती है। ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों ने देखा होगा, मेले वगैरह देखना बिकते रहता है, एक ऐसे तार का गुच्छा टाइप का रहता है, उसमें रंग बिरंगे लाइट जलते रहता है ना, तो वही है ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाश संकेतों से दूर संचार में, ठीक है, तो दूर संचार में प्रकाश संकेत भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण के लिए, है ना, अंदर की जांच करने के लिए, यानी एंडोस्कोप में, ठीक है, एंडोस्कोप में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। तो इस तरह से ये जो हमारा तीसरा टॉपिक दिया है, इसके समतल सतह से परावर्तन एवं अपवर्तन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसका पूरी तरह से रिवाइज कीजिए। और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम में मिलेगा। कुछ लोगों को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा था, तो चूँकि मैं यूट्यूब के बारे में उतना जानता नहीं हूँ, इसलिए लिंक वहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर इसका लिंक दिया है और वो हाईलाइट है, तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, ब्लू कलर का है टेलीग्राम का लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे। और या फिर अगर लिंक से आप नहीं खोज पा रहे हैं तो महानदी क्लासेस आप सीधा टेलीग्राम में टाइप कीजिए, तो जो मेरा चैनल का लोगो है वही लोगो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं अगले भाग में। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।